अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आपकी मेज़बान मिसबाह अली ACC पाक से आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान जैसा मुल्क सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों दुआओं का सिला है। नाज़रीन, आज करप्शन के इस अरूज पर पाकिस्तान पहुंच चुका है कि लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इस कुर्राए अर्ज पर नंबर 1 करप्टेड मुल्क की रेस में ये बेताज बादशाह कहलाएगा। नाज़रीन, अगर हम क्राइम यानी जुर्म जो एक सोशल फिनोमिना है उसके बारे में बात करें जो पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है, तो इस सोशल फिनोमिना में कब्जा माफिया, चोरी, नाइंसाफी, रिश्वत सतानी, मनी लॉन्ड्रिंग, फंड्स एम्बेजलमेंट वो संगीन जुराइम है जो किसी भी मुआशरे की जड़ों को बाआसानी खोखला कर सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां कब्जा माफिया और कर्जा माफिया जैसे ग्रोह हमेशा सरगर्म रहे। कर्जा माफिया वो एक क्राइम जो वाइट कॉलर क्राइम के अंडर आता है। कर्जा कौन ले जाता है, मंजर आम पर कौन आता है, जाने ये कर्जा दुगना कैसे हो जाता है, जाने कब, कहां और कैसे ये माफ भी हो जाता है। आज हम इस वाइट कॉलर क्राइम पर बात करेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क की गरीब आवाम की कमाई टैक्स की सूरत में सरकारी खजानों को भरती है और फिर ये खजाने बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए जाते हैं और ये क्राइम भी वाइट कॉलर क्राइम के अंडर आता है। हुक्मरान पहले अमीर और फिर अमीर से अमीर तर होने की कोशिश में क्या क्या नहीं करते और वाइट कॉलर क्राइम को किस तरह से पेशरफ्त देते हैं, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, व्हाइट कॉलर क्राइम की वजह से दुनिया का नंबर 1 की रेस का घोड़ा अमेरिका, वो मुल्क 300 से 600 बिलियन डॉलर का खसारा हर साल बर्दाश्त करता है। दुनिया का हर खासो आम तबका इस व्हाइट कॉलर क्राइम को फेस कर रहा है। अपने पिछले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से PHA यानी पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में बेज़ाब्तियां हुई, अवाम के पैसों को किस तरह बेदर्दी से ज़ाया किया गया और किस तरह वाइट कॉलर क्राइम के अंडर इस सारी सूरत हाल को डाल के मुल्क को खतरे में डाल दिया गया। आज एक और महकमे की बात करेंगे नाज़रीन, और ये महकमा है इंसदादे रिश्वत सतानी यानी महकमा एंटी करप्शन। ऐसा महकमा जिसका काम मुआशरे से करप्शन का खात्मा है। ऐसा महकमा जब खुद रिश्वतदही की आला मिसाल बनकर जमाने के सामने उभरे तो क्यों ना पाकिस्तान जैसा मुल्क और उसकी जड़ें खोखली कर देगा। आज राशिद हमीद साहब हमारे साथ एक दफा फिर से इस मौजू पर बात करते हैं राशिद साहब से और पूछते हैं राशिद साहब से कि बताइए कि व्हाइट कॉलर क्राइम एक्चुअली है क्या। नाज़रीन, आज का जो हमारे पास एक आया है इशू, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर इशू हुआ है 13 ऑफिसर्स का, जो कि ग्रेड 20 की प्रमोशन के बारे में था कि इनका NEC चाहिए, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, ताकि इनका प्रमोशन बोर्ड में इनका नाम भेजा जा सके। तो वहाँ से SO साहब ने 13 ऑफिसर्स का 30/12/20 को लेटर इशू किया कि इन लोगों का NEC के बारे में हमें फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया जाए ताकि इनके ऑफिसर्स की प्रमोशन का केस जो है वो भेजा जा सके। वो नाज़रीन 31 तारीख को फरीदकोट हाउस में जो DG ऑफिस है वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर ने 31/12/20 को वो भेज दिया तमाम रीजनल डायरेक्टरेट्स को, जो कि पंजाब के अंदर 10 रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं, कि ये ऑफिसर्स के बारे में हमें बाय ईमेल के ज़रिए बताया जाए विदिन 2 डेज़ कि आया इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी या कोई केस FIR या कोई और ऐसी चीज़ तो इनके अगेंस्ट नहीं है, तो जिनके है उनका भी बता दें और जिन जो क्लियर है उनका भेज दें ताकि हम इनकी प्रमोशन के लिए प्रोसीड कर सकें। अब इसमें नाज़रीन ये हो गया, आज 3 महीने हो गए हैं इस बात को, लेकिन वो अभी तक उसका जवाब क्लियरेंस का नहीं आया, जो कि 2 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू आना चाहिए था। अब ये 3 महीने जो हैं ये क्यों गुजर गए हैं अब तक, इसमें क्या मंतक थी और इसमें असल में हुआ क्या है। ये है एक वाइट कॉलर क्राइम का, मैं आपको बताता हूँ कि किस स्टाइल से एंटी करप्शन के अंदर ये सारा काम हो रहा है। वाइट कॉलर क्राइम में अब वो ये करते हैं कि एक साहब है, वो 13 बंदों की लिस्ट है, उनमें से किसी के खिलाफ कोई अगर FIR है या केस है या कोई इंक्वायरी है तो
उसने भी उनको जाके तो डील करना है कि जनाब मेरा जल्दी से ये इसको डिले करें थोड़ा सा, ताकि मैं अपने वो मामला जो है इंक्वायरी के या केस फाइल जो मेरे पास हुई है मेरा केस, मैं उसको क्लियर करा लूँ ताकि मैं बोर्ड में मेरा नाम जा सके। और जिनके जो क्लियरेंस, जिनको पता है कि हमारा किसी किस्म का कोई मामला नहीं है और कोई केस नहीं है, तो वो जब डिले होता है मामला तो वो भी इनको अप्रोच करते हैं इस ब्रांच को कि जनाब हमारा जल्दी से भेज दें, कहीं ये ना हो कि हमारी कोई नई इंक्वायरी या नई कोई ऐसे कोई बात ना बन जाए, ताकि हमारा केस जो है वो डेफर ना हो जाए। तो ये दोनों तरफ से लोग जो हैं वो इनको अप्रोच करते हैं। और वहाँ पे जो ब्रांच में जो लोग होते हैं वो तो ऑलरेडी डीलिंग में है। तो उनमें एक साहब है, उनका नाम है मुस्तफा गुज्जर, वो सुपरिटेंडेंट है। मैं आपको आज नाम भी बता देता हूँ कि जो वहाँ पे होता क्या है। बाकी लोगों को भी सबको पता होगा, बाकी लोग भी उसके साथ जो एसोसिएट हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एक होता है कि जो सरगना हो, वो सरगना इनका जो है वो मुस्तफा साहब है। अब मुस्तफा साहब के साथ सबकी डीलिंग होती है, वो हर एक से पैसे लेते हैं और अपने मामला को उस तरीके से चला के, तो ये मामला जो है वो ये एंटी करप्शन में एक रिश्वतस्तानी का एक सिस्टम चल रहा है, जो कि अरसा दराज से चल रहा है, ये को पहले दिन से नहीं चल रहा। अब पंजाब में आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस ब्रांच के रिटर्न आप देखें कि पंजाब में कितने ऑफिसर्स हैं जिनके इनके पास NEC के लिए आते हैं कि जनाब हमें इनका बताएं। ये सैकड़ों के हिसाब से होते हैं, ये कोई थोड़े बहुत लोग नहीं होते, तमाम महकमे होते हैं पंजाब के। तो ये हर एक के साथ इस तरह से किसी को डिले करके, किसी को आगे करके, बल्कि अगर किसी का नाम नहीं भी है FIR में है भी, तो उसकी क्लियरेंस के लिए उसके अलग रेट होंगे उनके। तो ये भी होता है और ये इस महकमे के अफसरान को बड़ी अच्छी तरह पता है। अब मौजूदा जो DG साहब हैं हमारे नफीस गौहर साहब, ये अच्छे इंसान है, अच्छी रिप्यूट के मालक हैं। इनके आने के बाद इन्होंने ये किया कि इनके जो बड़े थे यहाँ पे, जो कि डिप्टी डायरेक्टर के लेवल पे पहुँच चुके हैं, क्लर्क, तो उनको उन्होंने पहले सबसे पहले रिप्लेस किया कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है काम की, आपने बहुत काम कर लिया, आप ज़रा 4 दिन रेस्ट कर लें। तो उनको खुडे लाइन लगा दिया या कहीं भी कर दिया, उनको उन्होंने इस जॉब से सबसे हटा दिया जहाँ पे इनका नेटवर्क था। लेकिन उनके हटाने से नेटवर्क तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अब उनको घर बैठे उनका शेयर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पीछे जो हैं उनकी बाकियात वो वहाँ मौजूद हैं। वो एक रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट की शक्ल में इस महकमा बना लिया इन्होंने, जबकि असल में ये SNGD का पार्ट होता था, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट। ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं था। ये हमारे एक मिनिस्टर साहब थे जिनके पास मिनिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन वो क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं था इसलिए वो मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन उन्होंने एंटी करप्शन मिनिस्टर का ऐसे हो तो उठा लिया, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं था। तो उन्होंने फिर ये इसको आगे अपनी मिनिस्ट्री के लिए इसको कोशिश की कि डिपार्टमेंट बन जाए, और फिर बाद में वो इसी तरह उसको करते रहे। इस डिपार्टमेंट में जो PN थे वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुके हैं। ये CSP की भी इस तरह की प्रमोशन नहीं होती जिस तरह की इस महकमे में हो रही। अब उसमें ये हुआ कि तमाम 3 महीने में बाकी तो जहाँ जहाँ मैनेज हो सका, अब जिनके नाम नहीं आ रहे हैं उन्होंने रीजन को भी परसू करना होता है कि भाई जाएँ आप रीजन से अपना वहाँ से भी जल्दी भिजवाएँ। अब वहाँ भी उनका खर्चा होता है, खर्चे के बगैर तो एंटी करप्शन में कुछ नहीं होता। अब वहाँ से रीजन से आगे, लेकिन इनमें एक लाहौर रीजन है जो सबसे सरफहरिस्त रहा इस सिस्टम में। उन्होंने बाकियों के तो सबके आगे ये जो आपको दिखाया था हमने, ये ऑफिसर का जिनका NEC चाहिए था इरिगेशन डिपार्टमेंट को, तो ये सरफहरिस्त रहा। इन्होंने आज तक भी नहीं भेजा कि ठीक है वो किसी बंदे की उसमें अगर कोई FIR है तो उसके बाद हम इसको क्लियर करके भेजें। बाकी लोग जो हैं वो उनसे भी डील हो गई और सब कुछ हो गया, लेकिन डिले। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, इसमें जो ये FIR है, ये इसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 18/12 AC लाहौर रीजन। अब ये इन्होंने इसका अभी तक इनका डिसीजन नहीं हो रहा। इस FIR के बारे में जो हमारे सोर्स ने बताया और ACCPK की टीम ने जो सर्च किया, वो हम आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि उसमें असल में था क्या। उसकी मैं आपको थोड़ी सी एक ब्रीफ बता देता हूँ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। जब तक हमारे पास मुकम्मल रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर हम आपको उसके बारे में बताएंगे उसमें लोग कौन थे। इसमें इन्होंने पटवारियों की भर्ती करनी थी इरिगेशन डिपार्टमेंट, और उसमें एक डिप्टी सेक्रेटरी साहबान थे सेक्रेटरीट में, जो कि PCS और CSP साहबान होते हैं, जो कि एडमर कहलाते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली गेम प्ले की, उनमें अपने SOs को यूज़ किया, जिसमें से कुछ SOs को पनिशमेंट भी मिली इस सेक्टर में,
और कुछ जो एक्शन सबान थे पंजाब के और कोई डीएल और दूसरा स्टाफ जो उन्होंने नीचे की टीम बनाई थी भर्ती की, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, भर्ती उन्होंने की थी, इन्होंने सिर्फ उनको आगे एंडोर्स किया था या उनको रेगुलाइज किया था मामलात को। उनका भर्ती के साथ कोई ऐसा तल्लक भी नहीं था। लेकिन क्योंकि पैसे जो थे वो उन सबान ने लिए थे सेक्रेटरीट में बैठ के, उसमें उन्होंने ये किया कि अपने महकमे के एक शफकत भट्टी साहब थे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एक थे शेख नवाज, उन्होंने इसकी एक टीम बनाई और शफकत भट्टी को ये लालच दिया कि हम तुम्हें चीफ इंजीनियर प्रमोट कर देंगे, तो तुम जो है ये हमारी मर्जी की मंशा के मुताबिक ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट इनकी बना के हमें दे दो। तो भट्टी साहब ने उस चक्कर में उनके इन्फ्लुएंस में वो और नवाज ने वो रिपोर्ट बना दी। उस रिपोर्ट के ऊपर सेक्रेटरी साहब ने इन्होंने पुटअप कर दिया, क्योंकि सेक्रेटरी साहब हो गए और ये इनका तो अपना ही आपस में नेट है ना, तो उन्होंने एक वहां पे भेज दिया और वो एंटी करप्शन को भेज दिया कि जनाब इसके उनके खिलाफ सख्त के खिलाफ पर्चा करें और इनसे रजिस्टर्ड करें। उसमें कोई रिकवरी का जिक्र भी नहीं था और बाकी वो डिटेल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। असल में बंदे और इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने फील्ड स्टाफ जो था सबॉर्डिनेट स्टाफ उनको फंसा दिया। और वो माशाल्लाह जो मैं अगली आपको बताऊंगा वीडियो में कि वो जो डिप्टी सेक्रेटरी सबान थे वो आजकल मेरे ख्याल में सेक्रेटरी लगे होंगे कहीं, तो उन्होंने किस तरह यहाँ से पैसे कमाए और लोगों को गरीब बेगुनाह लोगों को फंसा दिया और खुद क्लीन चिट लेके तो क्लियर के क्लियर है और खुद ही चोर थे और खुद ही साथ बन गए। ये उनका बिहेवियर रहा। अच्छा, अब आइए नाज़रीन वापस इस तरफ के ये जो नेटवर्क चल रहा है गुज्जर नेटवर्क। अच्छा, अब इसमें यह है कि एक वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं, उनको भी सब पता है, ये सुपरडेंट है, उसके नीचे जो स्टाफ है, मैं ये नहीं कहता एंटी करप्शन में थोड़े बेहतर लोग भी हैं, लेकिन उनकी रेशो ज़रा कम है। लेकिन उनकी रेशो कम होने का मतलब ये है कि वो भी उनके साथ तामन करने पे मजबूर है या तामन करते हैं, भले उनका लेन देन में हिस्सा हो या ना हो। तो जो गवर्नमेंट ने उनको ड्यूटी डिप्यूट किया वो भी उसमें डिसनेस्टी कर रहे हैं, वो तो डिसनेस्टी पैसे के लिए कर रहे हैं और ये सबॉर्डिनेशन में कर रहे हैं। ये एक नाज़रीन आज का केस है, ये डीजी साहब को भी देखना चाहिए और बुज़दार साहब को देखना चाहिए कि जिन लोगों को आपने इस काम पे लगाया हुआ है, कभी वहाँ एक विजिलेंस सेल भी बना हुआ है एंटी करप्शन में, और विजिलेंस सेल का, और मैंने देखी हुई है वो जगह, विजिलेंस सेल का और इनका कमरा भी साथ साथ ही है। तो नाज़रीन ये तो इनका हिसाब ये ऐसे है कि खबी भी इनकी है और सज्जी भी इनकी है। ये है वहाँ पे एंटी करप्शन का एक छोटा सा ये एक कमाल। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये 2012 का केस है और उसमें से कई लोग पहले भी डेफर हुए होंगे जिनकी प्रमोशनें नहीं होंगी, जिनके इन्वॉल्व थे और बेगुनाह बेचारे, उनकी प्रमोशनें नहीं हुई और अब आके तो दोबारा फिर प्रमोशनें लोगों की रुक गई हैं कि एनईसी के बगैर जनाब वो नहीं होना। एनईसी एंटी करप्शन से किसने पूछना है कि ये जो फोर्टनाइटली आपने मतलब 2 दिन के अंदर, फोर्टनाइटली भी नहीं, ईमेल करनी थी उसको 3 महीने से आप रख के बैठ के क्या करें। अब कमाल ये है कि जो 10 रीजन है ना, ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी लिस्ट आई हुई है बेचारों की, ये उनको भी इन्होंने परसू किया हुआ है, वहां भी पैसे दिए हैं कि हमारा नाम जो है ना वो क्लियरेंस के साथ भेजे। तो ये करप्शन जो है, इन्होंने क्या करप्शन पकड़नी है, ये तो खुद करप्ट है। ये तो मैं आपको एक छोटी सी ब्रांच का बता रहा हूँ और दूसरी ब्रांचेस का भी जो है वो भी हाल ऐसे ही है। वहाँ भी तरीका यही चलता है कि डीजी साहब अच्छे हैं, डीजी साहब ईमानदार हैं, डीजी साहब सख्त है तो इनका रेट बढ़ जाता है। जिस तरह इलाके का कोई आगे अफसर जो है सख्त आ जाए ना एसपी, तो थानेदारों का रेट बढ़ जाता है। होता कुछ भी नहीं है, करप्शन वैसे ही होती है। अब इनका आज का रेट भी इनके बढ़े हुए हैं गौर नफीस साहब की वजह से, और ये गौर नफीस साहब जो काम कहते हैं वो उसको हाईलाइट करके रखते हैं और नीचे जो बाकी काम होते हैं उसके अलाइड उसमें अपनी ये गेम करते रहते हैं। ये तो इंक्वायरी ऑफिसर का मैं आपको बात बताऊंगा कि किस किस इंक्वायरी में किस किस इंक्वायरी ऑफिसर ने कितने कितने पैसे लिए और उसके साथ मुल्क के साथ, मुल्क की इकॉनमी के साथ किस तरह खिलवाड़ किया और करप्शन को प्रमोट कैसे किया। एक्चुअली कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है जी, तो आप उसकी एक मिसाल ले लें छोटी सी कि ये एक एसएचओ होता है इलाके का, तो अब वो क्या करेगा, उसके तो रिटर्न वही है, महंगाई बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, अब वो कहाँ से रिकवर करेगा। वो अपने हेड प्रमोट करेगा, वो नए हेड खोलेगा ताकि मैक्सिमम क्राइम हो और मैक्सिमम रिटर्न आएंगे। इसी तरह एंटी करप्शन में भी है कि ये जितना इसके पास आएगा, जितना उनको इधर उधर लेट करेंगे, उसी तरह इनका क्राइम रेट भी बढ़ेगा। लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं, दे आर प्रमोटर्स, ये क्राइम को स्नब नहीं कर रहे हैं।
आप आज तक देखेंगे कौन सा क्राइम रुका है एंटी करप्शन में और कौन सी करप्शन रुकी है। नाजरीन, मैं आपको और भी केस बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि किस दिलेरी के साथ ये गरीबों शरीफ मुलाजमी के साथ जुल्म करते हैं और जो करप्ट मुलाजमीन है उनको किस तरह ये प्रमोट करके रखते हैं। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं और ऐसे ऑफिसर भी हैं और ऐसे एंटी करप्शन में लोग हैं कि जिनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं महकमों से कि हमें आपने मंथली इतना देना है, हम आपको लुक आफ्टर करेंगे। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे करप्शन जो है, जो बुजदार साहब कहते हैं, बुजदार साहब तो खैर कुछ भी नहीं कहते, इमरान साहब ही कहते हैं। बुजदार साहब की तो जिम्मेदारी कोई नहीं है, वो प्रोविंस में उनका कोई अमल दखल नहीं है। इमरान साहब जो है वो फेडरल को भी डील करेंगे और प्रोविंस को भी डील करेंगे। अब इनके TOR जो है CM साहब के, क्या इनकी ड्यूटी नहीं है कि ये सब कुछ नीचे देखें? लोगों को इंसाफ भी तब भी मुहैया होगा जब आपकी वहाँ पे करप्शन में, एंटी करप्शन में करप्शन नहीं होगी। तो नाजरीन, आज तक के लिए ये आज को मैंने आपको इतना ही बता दिया। आप इसको देख लें और ख़ुद ही फैसला कर लें कि ये अफसरान को इल्म नहीं है या इनके साथ ये एसोसिएट है। ये आपने फैसला करना चाहिए आपको। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से राशिद साहब ने DG एंटी करप्शन नफीस गौहर साहब की कारकर्दगी पर जो है वो बड़ा मतलब माशाल्लाह आला रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की, वो कामयाब रहे, वो कामयाब नहीं रहे। उन्होंने किस तरह से PNs और क्लर्क्स जो डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के ओहदों तक पहुंचे, किस तरह से उन्हें घर भिजवाया, फिर उसके बाद जो है वो एक नया नेटवर्क चलना शुरू हुआ। अब कारकर्दगी जो सामने आती है वो उस्मान बुज़दार साहब की भी सामने आती है। खाली इस महकमे को DG साहब नहीं देख सकते हैं, नफीस गौहर साहब ने नहीं देखना, इस महकमे को पूरी हुकूमत ने देखना है। इस पूरे महकमे को सब लोगों ने मिल के चलाना है जो ये नहीं चला पा रहे हैं। नाजरीन, यहाँ से करप्शन ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नफीस गौहर साहब को बाइसे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। उस्मान बुज़दार साहब, विजिलेंस सेल, TROs जैसे राशिद साहब ने बताया। मैं ना आपको डॉक्टर साहब एक और बात बताता हूँ जी। इसका जो एंटी करप्शन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। वो एंटी करप्शन का जो सेक्रेटरी है वो ACS है पंजाब। ACS जी। ACS साहब का जहाँ पे काम यही है कि जो DG साहब की कोई पावर नहीं है तो वो उनसे अप्रूवल ले लेते हैं अरेस्ट करने की या इस तरह की। इसके अलावा आप ये देखें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है उसकी इनपुट आज तक एंटी करप्शन ये साबित कर दे कि हमारे ACS जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने ये डिलीवर किया है डिपार्टमेंट को, उनकी कोई डिलीवरी नहीं है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नाजरीन, बहुत बड़ा सवाल है जो राशिद साहब ने उठाया कि उनकी कोई डिलीवरी नहीं है, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मां सिवाय इसके कि एक आध कोई दस्तखत वो कर दें किसी कागज़ के ऊपर जो उनके सामने रख दिया जाए। तो क्या महकमा एंटी करप्शन सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में बना? आज का सवाल। तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि महकमा एंटी करप्शन महज सिर्फ और सिर्फ उसके ओहदेदारान को इसलिए सौंपा गया कि एक कागज़ आपके सामने रख दिया जाए और आप उसके ऊपर दस्तखत कर दें बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे? अच्छा, मुझे एक और याद आ गई बात, मैं आपको बताऊं। आपको पता है कि इनकी तनख्वाह जो है वो आम मुलाजिम से 40% ज़्यादा है। उसकी वजह कि यहाँ करप्शन ना हो। एंटी करप्शन के मुलाजमीन की तनख्वाह 40% आम मुलाजिम से ज़्यादा है, पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजिम से। एक्चुअली तो ये SNGD का पार्ट था, अब ये वहाँ पे एक रेगुलर बन के बैठ गए हैं। और मुझे भी पता है कि DG साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इनके सस्पेंड करने के और इधर उधर करने के, और उनके पास कोई, आपको तो पता ही है जो हालात है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि एक इख्तियार अभी तक भी इनके पास है कि ये महकमे के लोग अभी भी ये नहीं है, ये अभी भी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। मैं आज इस प्रोग्राम के तवसत से मैं DG साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जरा सिर्फ ये देख लें कि आया इनको SNGD में वापस भी भिजवाया जा सकता है कि नहीं। ये पहले भिजवाए जाते थे, ये SNGD के लोग आते थे और 3 साल के बाद ये वापस चले जाते थे, दूसरे लोग आ जाते थे, जिसकी वजह से वो ऑफिसर्स का और इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रहता था और मुलाजमीन को भी डर होता था कि हमें वापस भेज देंगे और फिर हम कभी एंटी करप्शन में नहीं आ सकेंगे। अब ये है कि वो कहते हैं हम तो रेगुलर हैं, आप लोगों ने आने जाना है, आप लोग आते जाते रहें, जितनी देर आप लोगों ने काम करना है उसके बाद आपने तो चल जाना, हम तो वही हैं। ये एक देखें, ये एक बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है कि जो महकमा भी नहीं है और आपने उसको महकमा बनाया हुआ है।
बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जो है वो आपके सामने पेश किया गया। ये बात 13 बंदों की रिपोर्ट की नहीं थी, उनकी प्रमोशन लिस्ट की नहीं थी, ये बात 13 लोगों के ख़ानदानों की भी नहीं थी। ये बात उस महकमे की थी कि जिसको जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो यहाँ से करप्शन ख़त्म करे, मगर करप्शन ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती, इसी महकमे के ज़रिए बढ़ती हुई नज़र आती है। सो आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम के साथ, और आपको मज़ीद नई नई रिपोर्ट्स के साथ कुछ और इसकी बाकियात बताएंगे। इसकी बाकियात बताएंगे। बहुत शुक्रिया।